हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार पुनः से स्वागत। स्टूडेंट्स, आज हम अध्ययन करेंगे डीएनए प्रतिकृतिकरण, डीएनए रेप्लिकेशन। क्या होता है डीएनए रेप्लिकेशन? आपने पिछले वीडियोज में न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए, क्या होता है डीएनए की संरचना देखी, डीएनए की विशिष्टता देखी, डीएनए की विशिष्टता देखी, ठीक है, डीएनए के प्रारूपों को जाना। ये सारी चीजें जान लेने के पश्चात आज हम बात करने जा रहे हैं डीएनए रेप्लिकेशन। क्या है डीएनए रेप्लिकेशन? यदि जनरली हम कहना चाहें तो जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है, हम जानते हैं कि कोई कोशिका है, ठीक है। जब हमारे शरीर की वृद्धि होती है, हमारे शरीर में विकास की प्रक्रियाएं चलती हैं, तो देखिए दो प्रकार की घटनाएं होती हैं। एक तो होता है वृद्धि, एक होता है विकास। विकास किसे कहते हैं, वृद्धि किसे कह रहे हैं, ये चीज भी थोड़ा सा हम प्रतिकृतिकरण जानने से पहले समझ लेते हैं। वृद्धि में तो क्या होता है कि ये सपोज कीजिए कोशिका है, ठीक है। ये कोशिका क्या करे, केवल अपने आकार में बढ़ा लेगी। ये तो क्या है, वृद्धि है। ये तो क्या है, वृद्धि है। जबकि विकास क्या है, विकास किसे कहते हैं अपन? तो विकास जो ये कोशिका है, प्रारंभिक और ये कोशिका है, इनका जो विकास जहां से हुआ है, जहां से इनका निर्माण हुआ है, वहां से लेकर के यहां तक की जो पूरी प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, विकास कहलाती है, ठीक है। यानी कि वृद्धि और विकास में जनरली अंतर जो होता है वो क्या हो जाएगा कि वृद्धि तो जो होती है एक निश्चित आम आपकी होती है, जो कि विकास निश्चित नहीं होता, जो है जन्म पर्यंत चलता रहता है विकास, ठीक है। तो अभी हम वृद्धि से जाकर के समझेंगे अपन कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या है। सपोज कीजिए ये क्या है, कोशिका है, और जीवों के शरीर में निरंतर क्या होता रहता है, विकास होता रहता है और वृद्धि की घटनाएं होती रहती हैं। तो विकास के परिणाम स्वरूप जैसे जैसे मतलब शरीर की वृद्धि होगी, तो शरीर की वृद्धि होगी ना, तो कोशिकाओं की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी कि नहीं होगी। यानी कि इस कोशिका से कितनी कोशिकाएं बनी, 2 कोशिकाएं बनी। अब ये जो कोशिकाएं बनने की प्रक्रिया है, कोशिका बनने की, एक कोशिका से नई कोशिका बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, कोशिका विभाजन कहलाती है। क्या कहलाती है, कोशिका विभाजन कहलाती है। क्योंकि इसमें क्या है, केंद्रक है, केंद्रक में ये अनुवांशिक पदार्थ क्या है, डीएनए वगैरह उपस्थित होते हैं। तो जब एक कोशिका से दूसरी कोशिका, 2 कोशिकाएं बनी है, तो सपोज कीजिए ये कोशिका है, तो इसका डीएनए इसमें भी है, इसमें भी है। एक कोशिका से दोनों कोशिका बनी है, तो दोनों में समान मात्रा में उपस्थित होना चाहिए। तो क्या होगा, ये डीएनए इसमें उपस्थित होगा और इसमें भी उपस्थित होगा। ये डीएनए हो गया इसके अंदर, केंद्रक के अंदर, ठीक है। तो एक कोशिका से जब 2 कोशिकाएं बनी है, तो उसमें डीएनए भी आवश्यक होगा कि नहीं होगा? क्योंकि डीएनए की उपस्थिति नहीं होगी तो उससे हम कोशिका की पहचान नहीं कर सकते हम कि कोशिका है या नहीं है, मतलब किस तरह की कोशिका है, कौन सी कोशिका है। तो एक कोशिका से जब दूसरी कोशिका बनती है, तो उन कोशिकाओं में क्या होता है, पैतृक डीएनए से नए डीएनए भी और बनते हैं, ठीक है। एक पैतृक कोशिका से बनने वाली कोशिकाओं में नए डीएनए भी बनते हैं, और नए डीएनए के बनने की प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, डीएनए प्रतिकृतिकरण कहलाती है। अर्थात एक डीएनए से, अभी यहाँ पे क्या है, एक डीएनए है ना, एक डीएनए से 2 नए डीएनए बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, डीएनए रेप्लिकेशन कहलाती है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ है, 1 से 2 डीएनए बने हैं, इसका मतलब इसको हम रेप्लिकेशन को क्या कह सकते हैं, द्विगुणन भी कह सकते हैं।
क्या कह सकते हैं, द्विगुणन या डुप्लीकेशन भी कह सकते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन को क्या कह सकते हैं, द्विगुणन भी कह सकते हैं। अब ये जो घटना है कब होती है, ये चीज जानते हैं अपन, जब आप थोड़ा 12वीं में आपने पढ़ा है कोशिका चक्र। ये जब कोशिका चक्र पढ़ते हैं तो इस तरह कोशिका चक्र होता है CS यानी सेल साइकिल, CC का मतलब है सेल साइकिल, जिसमें ये तो होती है एम फेज के पश्चात क्या आती है G1 फेज, G1 के बाद S, G2, उसके पश्चात M फेज आ जाती है। ठीक है, G1 फेज, S फेज, G2 फेज और M फेज। सेल साइकिल में 3 अवस्थाएं होती हैं, 4 अवस्था होगी, G1 है, G2 और M, 4 अवस्थाएं होगी। G1 फेज के अंदर तो क्या होता है, अब देखिए M फेज या ये क्या हो सकता है, तो माइटोटिक हो सकता है, माइटोटिक या मियोटिक हो सकता है, यानी समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों प्रकार का होता है M फेज। G1 फेज में क्या होता है कि mRNA और प्रोटीन का संश्लेषण होता है। G1 फेज में क्या होता है, mRNA और प्रोटीन का संश्लेषण होता है। और जो S फेज है इसको हम सिंथेसिस भी कहते हैं। S का मतलब सिंथेसिस होता है, इसमें किसका होता है, डीएनए सिंथेसिस होता है। S फेज में क्या होता है, डीएनए सिंथेसिस होता है। जब डीएनए सिंथेसिस हो जाता है मतलब पर्याप्त मात्रा में हमारे पास डीएनए हो गया, तो क्या है आगे चल के डीएनए से क्या बन जाता है, mRNA बन जाता है, mRNA प्लस प्रोटीन बन जाती है। इसके पश्चात प्रोटीन और आवश्यक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त हो गई तो वो कोशिका इसमें प्रवेश कर जाती है, माइटोटिकल में डेवलप कर जाती है, माइटोटिक या मेयोसिस में प्रवेश कर जाती है। तो इस चीज को हम इधर से देखते हैं, देखिए ये कोई कोशिका है, ठीक है, तो सबसे पहले कोशिका कौन सी फेज में जाएगी, विभाजन करना है इसको कोशिका को, तो ये कोशिका एक कोशिका की 2 कोशिका बननी है, तो ये कब तक विभाजित नहीं होंगी, इसके लिए किसकी आवश्यकता है, ऊर्जा की आवश्यकता है। वो ऊर्जा की आवश्यकता कहां से मिलेगी, ATP से मिलेगी। ठीक है, तो ये विभाजन आगे जब तक स्टार्ट नहीं होगा, जब तक कि इसमें प्रोटीन का संश्लेषण नहीं हो जाएगा, तो सबसे पहले कौन सी आती है, G1 फेज आती है, यानी ग्रोथ फेज फर्स्ट आती है। इस ग्रोथ फेज फर्स्ट में mRNA और किसका संश्लेषण होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ठीक है, हो गया। उसके पश्चात क्या आती है, G2 फेज के पश्चात ये कुछ समय की होती है, लगभग 6 से 8 घंटे की होती है। इसके पश्चात आती है S फेज आती है। S फेज को हम सिंथेसिस फेज कह रहे हैं, जिसके अंतर्गत डीएनए का संश्लेषण होता है ना। तो जो डीएनए का संश्लेषण होगा किसके अंदर हो रहा है, S फेज के अंदर हो रहा है। अब यहाँ पे क्यों हो रहा है, क्योंकि हम दे रहे हैं एक कोशिका से 2 कोशिका बन रही है, तो 2 कोशिका बढ़ेंगी, दोनों में डीएनए की उपस्थिति आवश्यक है, तो वो है डीएनए कहाँ बन जाता है, S फेज के अंदर ही बन जाता है, जिसके कारण वो S फेज के अंदर बना हुआ डीएनए बनने वाली पुत्री कोशिकाओं में बराबर रूप से बट जाता है, तो S फेज के अंदर डीएनए का संश्लेषण करता है। ठीक है, उसके पश्चात G2 फेज में पुनः से mRNA और प्रोटीन का संश्लेषण होता है, और वह कोशिका क्या कर जाती है, विभाजित हो जाती है, यानी कि माइटोटिक हो जाती है, मेयोसिस। ठीक है, तो कोशिका विभाजन जो होता है समसूत्री आठसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 2 कोशिकाओं का निर्माण कर लेता है, जिसमें नए डीएनए बन जाते हैं। ठीक है, इस तरह से डीएनए का संश्लेषण हो जाता है। तो ये क्या कहलाती है, डीएनए रेप्लिकेशन कहलाती है। अब ये डीएनए रेप्लिकेशन जो हो रहा है इस तरह से होगा, यानी इसका क्या होगा, मोड्स क्या होंगे। अब जो डीएनए रेप्लिकेशन होगा ना, वह डीएनए रेप्लिकेशन के लिए कुछ सामग्रियां उपस्थित होती हैं, सामग्री आवश्यक होती है, जैसे उनको हम क्या कह सकते हैं, आवश्यक सामग्री कहते हैं। तो एसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या होती है इसके लिए, एसेंशियल रिक्वायरमेंट यानी कि आवश्यक सामग्री, आवश्यकता। ठीक है, आवश्यकता क्या होगी डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, एक तो आवश्यक होगा न्यूक्लियेज एंजाइम, ठीक है, एंजाइम। यह न्यूक्लियेज एंजाइम क्या कार्य करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब डीएनए की संरचना बनाते हैं तो इस तरह की बनती है, द्विकुंडली संरचना होती है, डबल कुंडली संरचना है ना,
और किसकी बनी होती है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की बनी होती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, मतलब बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड इकाइयां हैं। तो ये न्यूक्लियोटाइड इकाइयां जो हैं इनको क्या करना है? तोड़ना है। और आपस में ये किसके द्वारा बंधी हुई न्यूक्लियोटाइड इकाइयां? एक न्यूक्लियोटाइड इकाई दूसरी न्यूक्लियोटाइड इकाई से फॉस्फोडाइएस्टर बंध द्वारा जुड़ी रहती है। तो उस सबसे पहले जब डीएनए से नए डीएनए का निर्माण होगा, पैतृक डीएनए से नए डीएनए का निर्माण होगा, तो क्या होगा? इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड को तोड़ना है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड इकाई को तोड़ना है, फॉस्फोडाइएस्टर बंध को तोड़ना है। तो तोड़ने के लिए क्या काम आते हैं? न्यूक्लियस एंजाइम काम आते हैं। ये न्यूक्लियस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एंडोन्यूक्लियस और दूसरा होता है एक्सोन्यूक्लियस। ओके, जो न्यूक्लियोटाइड इकाई को अंदर से तोड़ता है, अंदर से फॉस्फोडाइएस्टर बंध को तोड़ता है एंडोन्यूक्लियस, और बाहरी श्रृंखला से तोड़ता है एक्सोन्यूक्लियस। ओके, दूसरी जो आवश्यकता होती है वो होती है टोपोआइसोमरेज एंजाइम, टोपोआइसोमरेज एंजाइम। इनको हम जो है ना आवश्यक एंजाइम भी कह सकते हैं। क्या क्या एंजाइम आवश्यक है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए? टोपोआइसोमरेज एंजाइम क्या कार्य करता है? देखिए, टोपोआइसोमरेज भी 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है टोपोआइसोमरेज गायरेज, एक तो क्या होता है? टोपोआइसोमरेज गायरेज, और दूसरा होता है टोपोआइसोमरेज हेलिकेज, टोपोआइसोमरेज हेलिकेज। नाम से स्पष्ट होता है टोपोआइसोमरेज यानी कि आइसोमराइजेशन का काम करेगा। आइसोमराइजेशन मींस समानवीकरण, यानी कि डीएनए के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित करता है, यानी कि डीएनए एक रूप से दूसरे रूप में चेंज होता है, उसे हम क्या कहते हैं? आइसोमराइजेशन यानी समानवीकरण कहते हैं। तो ये भी कार्य करेगा। लेकिन ये 2 प्रकार का है। गायरेज एक समूह है। गायरेज क्या है? एक समूह है जो कि कहां से प्राप्त होता है? शैवालों से प्राप्त होता है। जो गायरेज एंजाइम होता है यह जब डीएनए श्रृंखला का समावेशीकरण होता है तो उसको ट्विस्टिंग का कार्य करता है, ट्विस्टिंग करने का यानी व्यावर्तित करने का काम करता है, व्यावर्तित जोड़ने का कार्य करता है एक तरह से। जबकि हेलिकेज एंजाइम जो होता है अनबाइंडिंग का कार्य करता है, अनबाइंडिंग यानी कि अकुंडलन, कुंडलन को खोलता है। ठीक है, तो इस तरह से टोपोआइसोमरेज एंजाइम होता है। 2 प्रकार का हो गया, गायरेज हो गया और हेलिकेज हो गया। टोपोआइसोमरेज हेलिकेज, टोपोआइसोमरेज गायरेज। नेक्स्ट एंजाइम होता है हेलिकेज एंजाइम, हेलिकेज एंजाइम। यह हेलिकेज एंजाइम क्या होता है? ये डीएनए श्रृंखला है ना, इस डीएनए श्रृंखला को कट करने का कार्य करता है। इस तरह से कट लगाया गया इसमें हेलिकेज एंजाइम, तोड़ना डीएनए की जो श्रृंखलाएं हैं, पहली श्रृंखला है ना, इस श्रृंखला को काटने का कार्य करता है सीधा। ओके, नेक्स्ट एंजाइम जो आता है आपकी सामग्री आती है एसएसबी प्रोटीन, एसएसबी प्रोटीन। ठीक है, एसएसबी प्रोटीन जो होती है यानी कि सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, इसको हम है ना बाइंडिंग प्रोटीन भी कह सकते हैं, बीपी भी कह सकते हैं। ठीक है, बाइंडिंग प्रोटीन। अब चूंकि जब ये हेलिकेज एंजाइम की उपस्थिति में डीएनए श्रृंखला अलग हो जाएगी तो इस तरह से खुलेगी, इस तरह से खुल जाएगी ना। इस पर इस तरह से ये क्या जुड़े होते हैं? नाइट्रोजन क्षारक जुड़े हुए होते हैं। तो ये दोनों श्रृंखलाएं जो अलग हुई हैं, इन पर ये नाइट्रोजन क्षारक है तो इस पर क्या होगा? T, इस पर G है तो इस पर C होगा। इस तरह नाइट्रोजन क्षारक जुड़े हुए हैं तो ये श्रृंखलाएं इसी से तो खुली है ना, तो एक दूसरे के पूरक होंगी कि नहीं होंगी? एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, तो एक दूसरे के पूरक होने के कारण है ना, इनमें एक आकर्षण बल पाया जाता है,
एक ऐसा आकर्षण बल पाया जाता है जिससे कि आपस में जुड़ने का प्रयास करती है पुनः से। जैसे हेलिकेज एंजाइम ने इसको खोला तो खोलने के पश्चात पुनः से क्या प्रयास करती है, जुड़ने का प्रयास करती है, लेकिन उसको जुड़ने से रोकना है तो जुड़ने से रोकने के लिए क्या काम आती है, एसएसपी प्रोटीन काम आती है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, यानी सिंगल स्ट्रैंड को जोड़ने का। इसको अलग कर देगी, यहाँ से इसको हटा देगी और इनको ही जोड़े रखती है, केवल सिंगल स्ट्रैंड को जोड़े रखती है। ओके, इस तरह से हो गया। आगे आवश्यक होता है, एक होता है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज, ये डीएनए पॉलीमरेज 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। मेनली जो काम आते हैं फर्स्ट और थर्ड काम आते हैं। सेकंड इनका मध्यवर्ती होता है, इसके जैविक गुण के बारे में अभी कोई पता नहीं है। तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या काम आता है कि जब एक डीएनए से नई पूरक श्रृंखलाएं बन रही होती हैं तो उस पूरक श्रृंखला को बनने से रोकने का काम करता है। जब पूरी श्रृंखला बन जाती है तो बन जाने के पश्चात उसको क्या करना होता है, रोकना होता है, तो रोकने का कार्य करता है। जबकि डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एक आरएनए प्राइमर की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, आरएनए प्राइमर की उपस्थिति में श्रृंखला को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। जो नई पूरक श्रृंखलाएं बनेंगी ना, उन नई पूरक श्रृंखलाओं को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। ठीक है, तो इस तरह से डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम हो गया। छठवां होता है लाइगेज एंजाइम। एक एंजाइम कौन सा होता है, लाइगेज एंजाइम होता है। यह लाइगेज एंजाइम जो होता है ना, जोड़ने का काम करता है। अभी हम पढ़ेंगे डीएनए रेप्लिकेशन की मैकेनिज्म के दौरान जो है इस तरह से खंड प्राप्त होंगे, उन खंडों को आपस में जोड़ने का काम कौन करेगा, लाइगेज एंजाइम कार्य करते हैं। तो इस तरह से जो रेप्लिकेशन की प्रक्रिया होती है, उस रेप्लिकेशन की प्रक्रिया में ये आवश्यक वस्तुएं होती हैं या आवश्यक एंजाइम होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। अच्छे से आपको माइंड में रखने का है। अगर आपको एक तरह से क्लियरली इस डीएनए एप्लीकेशन को समझना है तो आपको अच्छे से रख लीजिएगा कि ये एंजाइम वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद करने ही है ये। ठीक है, यदि आपको ये चीज याद है तो डीएनए रेप्लिकेशन बिल्कुल थोड़ा सा है, छोटा सा है, बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं रहेगी। 2 मिनट में फटाक से समझ आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आपको इनको माइंड में बिठाना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं मोड ऑफ रेप्लिकेशन, यानी कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो कौन सी विधा के द्वारा हो सकता है, किस तरह की प्रक्रिया द्वारा हो सकता है। तो सबसे पहले हम आगे बात करेंगे मोड ऑफ रेप्लिकेशन। मोड ऑफ रेप्लिकेशन, जो रेप्लिकेशन की प्रक्रिया है वो किस तरह से होती है। तो है ना, ये रेप्लिकेशन की प्रक्रिया एक साइंटिस्ट है मैमेल्सन तथा स्टाहल, मैमेल्सन तथा फ्रैंकलिन स्टाहल, इन्होंने इस डीएनए रेप्लिकेशन के मोड को कैसा बताया, सेमी कंजर्वेटिव बताया। सेमी कंजर्वेटिव बताया, कैसा बताया, सेमी कंजर्वेटिव यानी अर्ध संरक्षित। सेमी मतलब आधा, कंजर्वेटिव मतलब संरक्षित। इस सेमी कंजर्वेटिव से मतलब क्या है, देखिए। तो सबसे पहले इस मैमेल्सन तथा स्टाहल ने मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन क्या बता दिया, सेमी कंजर्वेटिव बता दिया। सपोज कीजिए ये कोई डीएनए है, इसके मध्य में क्या जुड़े हुए, नाइट्रोजन क्षारक जुड़े हुए हैं। ये पैटर्नल डीएनए है, पैटर्नल डीएनए। ठीक है, अब मैमेल्सन स्टाहल ने क्या किया, मैमेल्सन स्टाहल ने इस डीएनए रेप्लिकेशन को करने के लिए 2 पदार्थों को चुना, नाइट्रोजन के समस्थानिकों को चुना। नाइट्रोजन के 2 समस्थानिक होते हैं, एक तो N15 होता है, एक N14 होता है। N15
रेडियोधर्मी नहीं होता है। N15 जो होता है रेडियोधर्मी नहीं होता है, जबकि ये रेडियोधर्मी आइसोटोप होता है। N15 कैसा है? रेडियोधर्मी आइसोटोप है, यानी कि भारी होता है। ये कैसा होता है? भारी। N15 कैसा होता है? भारी। इसका अपसारण गुणांक कैसा होता है? भारी होता है। और इसका अपसारण गुणांक कैसा होता है? हल्का होता है। N14 का अपसारण गुणांक कैसा होता है? हल्का होता है और रेडियोधर्मी प्रकृति नहीं होती है, जबकि N15 की क्या होती है? रेडियोधर्मी प्रकृति होती है। तो देखिए अब क्या किया मैमेल्सन स्टाल ने, जो मेड ऑफ एप्लीकेशन है ये मैमेल्सन स्टाल ने किया है, जो इसका मैमेल्सन स्टाल, इसने क्या किया? अब देखिए जनरली अगर हम बात जाने तो इससे क्या बनना है? ये दो डीएनए बनने हैं, ये डीएनए बनने है ना, तो इस तरह से बन जाएंगे। लेकिन इसने क्या किया कि इस डीएनए श्रृंखला को सबसे पहले है ना N15 से उपचारित किया। किससे उपचारित किया? थोड़े समय के लिए N15 से उपचारित किया। किससे उपचारित किया? N15 से उपचारित किया। उसके कुछ समय पश्चात N15 से उपचारित करने के कुछ समय पश्चात उसे N14 सॉल्यूशन में रख दिया। N14 सॉल्यूशन में रख दिया। सबसे पहले किस में रखा? डीएनए की श्रृंखला, डीएनए को N15 में, उसको कुछ समय तक रखने के पश्चात, चूंकि ये कैसा है? रेडियोधर्मी प्रकृति का है, अर्थात ये कैसा हो जाएगा? लेबल कर देगा, चिन्हित कर देगा डीएनए को, चिन्हक में सहायक होगा, चिन्ह अंकित करने में सहायक होगा, तो कैसा है? रेडियोधर्मी प्रकृति का है। कुछ समय पश्चात इसको किसमें बदल दिया? N14 में रख दिया। और रखने के पश्चात देखा कि जो बनने वाले जो डीएनए हैं उनमें देखिए बनने वाले डीएनए होंगे। अभी इसको मैं देख लेता हूं, आपने देख लिया तो ये श्रृंखला अभी आपने एंजाइम्स के बारे में पढ़ा, इस तरह से कटेगी। तो कटेगी कैसी श्रृंखला प्राप्त होगी? एक तो ऐसी प्राप्त होगी और एक कैसी प्राप्त होगी? इस तरह की। दोनों श्रृंखलाएं अलग अलग हो जाएंगी ना, लेकिन इसके साथ भी क्या बनना है? एक नई श्रृंखलाओं का बनना है। तो जो बनने वाली नई श्रृंखलाएं ना, इस तरह से श्रृंखलाएं होंगी। ये श्रृंखला बन गई, ये श्रृंखला बन गई। जो डीएनए गायरेज की उपस्थिति में इनसे जुड़ जाएंगे, गायरेज एंजाइम होता है ना, उसकी उपस्थिति में जुड़ जाएंगे, उनका चेक हम मैकेनिज्म में पढ़ेंगे। तो इस तरह से जुड़ जाती है, ठीक है। तो जो बनने वाले डीएनए है ना, ये जुड़ जाएंगे आपस में। तो बनने वाली श्रृंखला में एक तो होता है N15 और एक श्रृंखला होती है N14 की। ऐसे एक होती है N15 की, एक होती है N14 की। मतलब जो बनने वाली श्रृंखलाएं है ना, उनमें कैसी हुई है? आधी आधी प्राप्त हुई है, आधा आधा संरक्षण हुआ है। ऐसी प्रक्रिया को मैमेल्सन स्टाल ने क्या बताया? अर्ध संरक्षित प्रकृति बताया। कैसी प्रकृति बताया? अर्ध संरक्षित प्रकृति बताया, ठीक है। तो इस तरह से जो यह मोड कहलाता है वो क्या कहलाता है? सेमी कंजर्वेटिव मोड कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा दो और होते हैं, एक होता है कंजर्वेटिव, एक होता है कंजर्वेटिव और दूसरा तीसरा जो होता है वो होता है डिस्ट्रक्टिव मेथड। ये तीन मोड होते हैं इस तरह से मोड ऑफ एप्लीकेशन के। सेमी कंजर्वेटिव आपने देखा, सेमी कंजर्वेटिव में बनने वाले जो उत्तरी डीएनए होते हैं उन डीएनए में एक श्रृंखला तो कैसी होती है? पैतृक होती है और दूसरी श्रृंखला नहीं होती है ना। N14 पहले सामान्य था, तो सामान्य एक तो सामान्य होती है और एक कैसी होती है? भारी श्रृंखला होती है। इस तरह से एक सामान्य, इसमें एक भारी। इस प्रकार की जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो अर्ध संरक्षित डीएनए रेप्लिकेशन कहलाता है। जबकि दूसरा क्या है? कंजर्वेटिव, यानी संरक्षी है। संरक्षी में क्या होगा कि जो अभी इसको बता देता हूं मैं, सेमी कंजर्वेटिव को संरक्षी देखते हैं अपन। संरक्षी क्या होता है? इससे वही जो डीएनए बनेंगे, ठीक है। ये डीएनए बन गए दो। अपन किसकी बात कर रहे हैं? संरक्षी की बात कर रहे हैं। संरक्षी में क्या होगा कि ये डीएनए तो इसके समान ही होगा, ये तो किसके समान होगा? उत्तरी डीएनए पैतृक डीएनए के समान होगा। एक तो किसके समान होगा? पैतृक डीएनए के समान। और दूसरा जो बनेगा बिल्कुल नया बनेगा,
यानी न्यू सिंथेसाइड, और ये कैसा होता है, पैटर्नल, पैटर्नल के समान होता है, मात्रा पैतृक डीएनए के समान होता है, ये होता है। यानी कि दोनों में क्या हुआ, संरक्षण हो गया, ये अलग संरक्षित हो गया, मतलब ये जैसा था जैसा प्राप्त हो गया, और दूसरा डीएनए नया प्राप्त हुआ है, उसे हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव कहते हैं, कंजर्वेटिव मेथड कहते हैं। ठीक है, जबकि तीसरा जो होता है डिसरप्टिव मेथड होता है। कौन सा होता है, डिसरप्टिव मेथड होता है। इस डिसरप्टिव मेथड में क्या होता है कि जो बनने वाले डीएनए होंगे, ये दो डीएनए बनेंगे इस तरह से, ठीक है। बनने वाले डीएनए में क्या होगा कि जो एक डीएनए होगा, वह एक डीएनए तो बिल्कुल कैसा बनेगा, न्यू बनेगा। दोनों ही क्या बनेंगे, न्यू बनेंगे, सॉरी डिसरप्टिव में कैसे बनेंगे, दोनों के दोनों न्यू बनेंगे, न्यूली बनेंगे, न्यूली सिंथेसाइड। ये भी कैसा होगा, न्यूली सिंथेसाइड, यानी कि इसका कोई भी चीज नहीं है इसमें। इस तरह का जो होता है, क्या रहता है, डिसरप्टिव मोड कहलाता है। यानी कि एक डीएनए से दो नए डीएनए बनेंगे, वो दोनों के दोनों कैसे बनेंगे, न्यूली सिंथेसाइज्ड बनेंगे, नए रूप से संश्लेषित होंगे। ठीक है, ठीक है। तो डिसरप्टिव मेथड में दोनों कैसे होंगे, न्यू होंगे, जो कैसे होंगे, सेम पैतृक डीएनए के समान ही होंगे, दोनों के दोनों कैसे होंगे, इसके सेम ही होंगे, वो क्या कहलाता है, डिसरप्टिव मेथड कहलाता है। तो इस तरह से मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन होता है। आशा करता हूं आपको अच्छे ढंग से समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। किसकी बात करेंगे दोस्तों, मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन की बात करेंगे। इससे पहले कि यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, जिससे कि है ना, आपको जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो तो आपका सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। इसलिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।